पिछली बार उन्होंने कहा कि बातचीत, कौन सी बातचीत, हम तो सिर्फ एक ही, हम तो वार्म से कोई भी डील करेंगे। अब सुशांत सरीन जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। आज सवाल यह है, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूं कि ईरान इज स्टैंडिंग इट्स ग्राउंड। ईरान आज फाइट बैक कर रहा है, न सिर्फ इजराइल से बल्कि अमेरिका से भी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर उसका कब्जा भी है, लेकिन कब तक वो सस्टेन कर पाएगा? और जो सख्त तेवर अब दिख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप और पीट हेग्सेट के, कई लोगों के मन में कई तरह की आशंकाएं आ रही है। क्या बातचीत की मेज पर आकर युद्ध को खत्म करना बेहतर नहीं है? नहीं, बेहतर तो है, बट एक मैं पहले आपको एक क्लैरिफिकेशन दे दूं। जब रूस ने यूक्रेन के ऊपर युद्ध किया था, तो सारे का सारा यूरोपियन देश और अमेरिका रूस से क्या डिमांड कर रहे हैं कि आप रेपरेशंस दें और आपके जो डिपॉजिट्स हैं उसको हम अब अपने पास रखेंगे ताकि आप इसका मुआवजा हमारे को पूरा दें यूक्रेन में जो आपने तबाही की है। तो ईरान कोई अलग बात नहीं कर रहा उस लिहाज से, ये लाजमी बात है और ये मुनासिब बात है। अब वो होती है नहीं होती वो एक अलग बहस है। अब अगर मेज पर आते हैं तो जिस तरीके की डिमांड्स अमेरिका ईरान से कर रहा है या ईरान अमेरिका से कर रहा है, उसमें कहीं पे कोई मेल नजर नहीं आ रहा। और अब इशू ये हो गया ईरान के लिए, अब उसने बहुत सारी चीजें ऐसी भी करनी है जिससे उसकी लेवरेज जो है दुनिया भर में उसने उसको साबित कर दिया है। और वो क्यों छोड़ेगा जबकि उसको अपने ऊपर अभी भी खतरा नजर आ रहा है? वो क्यों छोड़ेगा? अब कितनी देर सस्टेन कर सकते हैं तो ये तो देखना पड़ेगा। अफगानिस्तान में 20 साल उन्होंने सस्टेन किया ना, अल्टीमेटली क्या हुआ? अमेरिका को भागना पड़ा वहां से दुम दुबा करके। यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं उन्होंने वो तस्वीरें देखी हुई है ना, कैसे भागे थे वहां से। प्रमित जी प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिए। मैडम देखिए, जब कोई ये कहता है कि भाई ईरान किसी भी प्रकार से जीत रहा है इस युद्ध में या लॉन्ग टर्म में जीत सकता है, ये पूर्णतः गैर वाजिब बात है मैडम। अमेरिका इज हैविंग अ वेरी स्ट्रांग अपर हैंड इन दिस, और 4 हफ्ते ही हुए हैं और अगले 2 हफ्ते में आप देखेंगे किस प्रकार से वो अपने घुटनों पर आकर निगोशिएशन टेबल पे अमेरिका की तर्ज पे ये निगोशिएशन खत्म होगा और अमेरिका का बहुत बड़ा वर्चस्व उस एरिया में भी बढ़ेगा। सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन ये देखिए, डोनाल्ड ट्रंप तो ये भी सोच रहे थे कि एक बार अयतुल्लाह खमेनी को मार दिया तो रिजीम चेंज हो जाएगा। एक बार अयतुल्लाह खमेनी को जिस तरह से अपने इराक में किया, आपको लगा डीकैपिटेशन वाली थ्योरी पे चलेंगे और वहां सब कुछ अपने काबू में आएगा। इतना तो आप भी मान रहे हैं कि नाक में दम तो कर दिया ईरान ने अमेरिका का। देखिए, नाक में दम है, फ्रॉम द ड्यूरेशन ऑफ द वॉर यू कैन से कि यस, हॉर्मुज स्ट्रेट साहब, हॉर्मुज स्ट्रेट पर कब्जा कर लिया है। अब मिलिट्री लॉसेस अपने देखिए अमेरिका के, और हॉर्मुज स्ट्रेट, जनरल दयाल, मिलिट्री लॉसेस नहीं हुए मैडम, आपके अलाइज के लॉसेस देखिए ना। अरे आप हॉर्मुज स्ट्रेट को देखिए ना, मतलब पहले कह रहे थे कि आपको आजादी दिलानी है ईरान की जनता को, फिर न्यूक्लियर पावर खत्म करना है, जो कि ऑब्लिटरेट आप कर चुके थे पिछले अटैक में, जो कि जून के महीने में हुआ था। फिर आपको, सर सुनिए ना, फिर आपको बैलिस्टिक कैपेबिलिटी जो है उनकी मिसाइल कैपेबिलिटी वो नष्ट करना था। फिर अब आया कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो कि पहले फ्री था युद्ध के, अब उसको फ्री कराना बन गया। मतलब क्या हो रहा है? और अब कह रहे हैं कि मेरा हेडेक नहीं है, ये इनका हेडेक है, ये समझे। तो ये क्या क्या चल रहा है? बिल्कुल अमेरिका नहीं, बिल्कुल अमेरिका का हेडेक है। अमेरिका विल शो इट्स लीडरशिप कि ये जो आपने जो 5-6 ऑब्जेक्टिव बताए, ये अलग अलग ऑब्जेक्टिव नहीं है, क्यूमुलेटिवली ये पूरे मिलाकर सभी ऑब्जेक्टिव को अमेरिका कंप्लीट करेगा। और आप देखिए कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज के नाम से पूरे दुनिया को ब्लैकमेल किया जा रहा है। अगर इसी देश के पास अगर न्यूक्लियर वॉरहेड्स आ जाते तो पूरे दुनिया को किस बेरहमी से वो ब्लैकमेल करते, आप इस पे सोचिए मैडम। और जो रजीम अपने 25,000 लोगों को, अपने खुद ही रजीम अपने ही लोगों को 25,000 लोगों को मौत के घाट उतार दे। एक मिनट आप सुनिए। आज दुनिया ने देखा कि ईरान के पास कितनी बड़ी मिसाइल पावर है, कितनी बड़ी ड्रोन पावर है पिछले 20 साल से, और ड्रोन तो 2014-15 पावर है नहीं। एक मिनट सुनिए ना, एक मिनट इससे पहले एक मिनट सुनिए प्लीज। ये बहुत दिन चल पड़ा ना ये ड्रामा कि उसको न्यूक्लियर पावर होगा तो ईरान इजराइल को खत्म कर देगा, अमेरिका को खत्म कर देगा। भाई वो मिसाइल पावर था, अब से पहले उसने किसी और कंट्री पे मिसाइल यूज किए? अब से पहले उसने किसी और कंट्री पे अपने ड्रोन यूज किए? कभी किए? बताइए ना, कभी किए? जब आप उसके घर में घुसोगे और उसके लीडर्स को मारोगे तब उसने मिसाइल फायर किए। अगर आप ऐसा करते तो वो फिर न्यूक्लियर भी मारेगा। उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम को अज्यूम कर लेना और दुनिया की तबाही पे ले जाना, ये बिल्कुल गलत है। अमेरिका की बिल्कुल ये गलत सोच है और ये गलत अप्रोच है, ये गलत स्ट्रैटेजी है।
ठीक। कि अमेरिका एक दिन ईरान न्यूक्लियर पावर होगा तो आज ही खत्म कर दो। गलत अजम्पशन है, गलत। न्यूरमबर्ग ट्रायल्स को पढ़िए, न्यूरमबर्ग ट्रायल्स को पढ़िए। गलत अजम्पशन पर किसी अरे देश पर सर, अटैक न्यूक्लियर पार्ट देश होता तो कोई उन पर अटैक ही नहीं करता। करता पर क्या ये बात कैसे कर रहे हैं कहता आप? कि अगर वो होता तो मारेगा? नहीं, उसने कभी मिसयूज नहीं किया। वो ठीक है, हाउतीज उसके भी है। ऐसे तो पाकिस्तान ने दुनिया भर के पिट्ठू पाल रखे थे, अलकायदा। क्यों अमेरिका दे रहा था उनको फंड्स? भाई अमेरिका, व्हाई वाज ही फंडिंग पाकिस्तान? अलकायदा उसका, ISIS उसका, और तालिबान उसका, और सब उसकी पैदाइश की हुई। और उसको $2 बिलियन 2002 में $2 बिलियन इन 2002 किस लिए भाई? तो ओसामा एबटाबाद में जाके मिला अमेरिका को। जब वो पकड़ा गया फाइनली, तब आपकी आंख खुली। हो यही, और फिर भी आपने रियलाइन करके फिर पाकिस्तान के पास जा बैठे। आप लोग रियलाइन करके ISI के पास फिर जा बैठे हो। मेरी बात भी 2 मिनट सुन लीजिए दयाल साहब। जो देश अपने ही 25,000 लोगों को एक हफ्ते में मौत के घाट उतार दे, आपने ठेका ले रखा है। अफगानिस्तान कर रहा है, दुनिया भर की कंट्रीज कर रही साहब। नहीं, आपने ठेका ले रखा है। ईरान अरे आपने ठेका ले रखा, दुनिया भर की कंट्रीज कर रही है। किस किस को सुलझाओगे? आपने ठेका ले रखा है। क्या पता किस कंट्री में क्या हो रहा है? साहब जब शाह था ना, आप एक मिनट, मैंने एक बहुत, मैं कोई PhD वैसी नहीं हूं, लेकिन मैंने एक स्टडी की है। जब आपका पपिट था शाह, तब भी इतने ही लोग मरते थे ईरान में, तब भी ऐसे ही हैंगिंग होती थी। बिलीव यू मी, मैंने वो जगह देखी है जहां शाह के टाइम हैंगिंग होती थी। दयाल तो साहब, ऐसा कुछ नहीं है उनके पास। दयाल साहब, जब उसका सुप्रीम लीडर 10 बार नहीं 100 बार साल में ये कहता था कि डेथ टू अमेरिका, और मैं अमेरिका का जो खास मित्र है इजराइल को पूरी दुनिया से खत्म कर दूंगा। अरे इजराइल कहता है कि ये इनह्यूमन है, इनह्यूमन बीइंग है। कहने पे जाते हो यार। नॉर्थ कोरिया भी तो उटपटांग बातें बोलता है, दुनिया बोलती है। अटैक कर पाइएगा उस पर? न्यूक्लियर पार्ट देश है। मैडम देखिए, अगर उस हमारे पास वो क्षमता है कि क्वेश्चन सर। यस मैडम, एक बार फिर रिपीट कर दीजिए मैडम प्लीज। नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्लियर पावर है, उस पर हमला करेंगे? मैडम देखिए, नाउ यू विल सी दैट अमेरिका हैज टेकन अ डिफरेंट ट्रैजेक्टरी। पहले वेनेजुएला हुआ, अभी ईरान हुआ, अब क्यूबा होगा, नॉर्थ कोरिया होगा। मतलब सब गलत काम करोगे। पहले वेनेजुएला हुआ, कोई भाई किसी UN चार्टर में लिखा है यार? कमाल की बात कर रहे हो। फिर इंटरनेशनल लॉ कहां रहेगा? कंट्रीज कैसे एग्जिस्ट करेंगी? भविष्य की सोचिए। बात ईरान की नहीं है। ये दुनिया क्या इसी तरह चलेगी? ये जितने अरब देश हैं वहां पर जो राजशाही चलती है, राजा और ये सब है, वहां पर आपको डेमोक्रेसी की कमी नहीं दिखती है? मैडम क्योंकि वो हमने क्लियर कर दिया है मैडम। वो तेल मलने को तैयार है। राष्ट्रपति ट्रम्प से कई बार सुना होगा कि दिस टाइम इट इज गोइंग टू बी अमेरिका फर्स्ट। देयर इज नो मॉरल पुलिसिंग दैट अमेरिका इज गोइंग टू। मोहम्मद हुसैन सूरत वाला, उसके बाद जल्दी से मैं आ रही हूँ सुशांत जी। और मॉरल अपर ग्राउंड लेने ही नहीं वाला है वो। अमेरिका फर्स्ट और अमेरिका इंटरेस्ट फर्स्ट को ही ध्यान में रख के सब काम लेकिन देखिए मोहम्मद हुसैन सूरत वाला जी, ये बात भी एक सच्चाई है कि ईरान ने जिस तरह से IAEA से अपनी तमाम जो न्यूक्लियर प्रोग्राम्स है उसको छुपाना शुरू किया, शक संदेह पैदा हुआ, और जो भी है, मतलब जो स्थिति बनी है उसके लिए ईरान खुद जिम्मेदार है काफी हद तक। मैडम इसको मैं वाजे करना चाहूंगा अंजना जी। सबसे पहला पॉइंट ये कि ईरान ने IAEA को कब से आने मना किया? जब 12 दिन की जंग शुरू हो गई और IAEA ने उसे कंडेम नहीं किया। खासतौर पर उस दिन भी कंडेम नहीं किया जब न्यूक्लियर साइट के ऊपर अमेरिका और इस्राइल ने मिलकर हमला किया। ईरान NPT का हिस्सा है। ईरान ने उनसे रिक्वेस्ट किया और डिमांड किया कि आपको कंडेम करना चाहिए। जब देख रहे हैं कि कंडेम भी नहीं कर रहा है तो यह समझ में आता है कि वो भी अमेरिका और इस्राइल की पॉलिसी को सपोर्ट कर रहे हैं। एक सेकंड, ऐसा नहीं है कि अगर वो कंडेम नहीं करेंगे तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आप IAEA को बताएं, क्योंकि उन्होंने मतलब कंडेम नहीं किया। ऐसे थोड़ी हो सकता है। मैंने यानी असल में मैं ईरान की मीडिया और उनके ऑफिशियल्स की बात और एकदम यानी इसको जो है मोरली जो देखा जाता है वो यही है कि जिसकी जिम्मेदारी थी उस साइट को बचाना, रिएक्टर्स को बचाना और उसका दिफा करवाना और फिर उसको कंडेम करना, जब वो कंडेम नहीं कर रहा है और साथ साथ में ईरान का ये मानना है कि उनके जो साइंटिस्ट के नाम IAEA के जरिए से CIA और मोसाद को दिए गए हैं, ये भी एक दूसरा पॉइंट है। लेकिन मैडम मैं एक चीज यहां बोलना चाहूंगा कि 5 कंडीशंस हैं जिसके बाद ईरान कहता है कि हम जंग को रोकने के लिए तैयार हैं। पहली कंडीशन यह है कि जिन लोगों ने जंग को शुरू किया है वो जंग को रोकें, मारना रोकें। हॉस्पिटल्स के ऊपर हमला कर रहे हैं अभी भी, सिविलियन एरियाज पे हमला कर रहे हैं अभी भी, और जो कहा गया थोड़ी देर पहले ईरान भी हमले कर रहा है। ईरान भी इजराइल में स्कूल, अस्पताल, हर जगह हमले कर रहा है।
एक भी अस्पताल की तस्वीर नहीं बताई जा सकती है अंजना जी। स्कूल की तस्वीर, अस्पताल, जो भी, तो हम आपको वीडियो दिखाएंगे जो इजराइल ने जारी किया, इजराइल ने जारी किया। इजराइल अपनी आप तरफ से मीडिया में इवन ये कह रहे हैं कि अमेरिका के पहले दिन के पहले हमले में मीनाब में स्कूल के ऊपर हमला होता है और आज 31-32 दिन होने के बाद में भी इजराइल और अमेरिका एक स्कूल और हॉस्पिटल की फोटो नहीं दिखा रहे हैं। ईरान के हमले बहुत प्रेसिडेंट और उसके अच्छा ठीक है, मुझे मोहम्मद हुसैन सूरतवाला जी, ये जो आप कहते हैं ना हमेशा कि हम सिर्फ आर्मी सेंटर्स पर हमले कर रहे हैं अरब देशों में, मुझे ये बताइए कि ऑयल रिफाइनरी में, उसके बाद जब होटल पे मैंने पूछा तो आपके जगह कोई और आए थे साहब, वो बता रहे थे कि होटल में उसके सिपाही, उसके जो सैनिक है वो छिपे हुए थे, इसलिए होटल्स पर हमला किया। ऑयल रिफाइनरीज पर क्यों हमले कर रहे हैं? वहां कौन छिप के बैठा है अरब देशों में? जितनी भी जितनी भी ऑयल रिफाइनरी एशिया में है, वेस्ट एशिया की ऑयल रिफाइनरी में मिनिमम अमेरिका का 30 से 40% शेयर है। जो हमला अभी तक के हुआ है और जो नुकसान हुआ है वो 10% से भी कम है। ईरान इसको यूं जस्टिफाई करता और कहता है चाइना पे भी करो, उनकी कंपनीज का चाइनीज में भी शेयर है, तो चाइना पे करो ना भाई, चाइना में भी शेयर है। नहीं, गलत आर्ग्यूमेंट है। तो चाइनीज कंपनीज के भी तो शेयर है, चाइनीज में अमेरिका के शेयर है, तो वहां भी अटैक करो। जमीन से हमला, ये सब तो देखिए, ये सब तो लड़ने के लिए लॉजिक है भाई, लड़ना है, हमें बमबारी करनी है, हमें फैलाना है आतंक। नहीं, आप जो बोल रहे हैं उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट भी तो सुनेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल, पूरी हो जाए तो जब चाइनीज कंपनीज का भी वहां पर स्टेक है तो वहां पर भी अटैक कीजिए। चाइनीज से लड़ाई नहीं है, चाइनीज ईरान के डिपो पे मार रहा है, चाइनीज ईरान के गैस के साइट के ऊपर मार रहे हैं। मैं कह रही हूं अमेरिका ने पैसा लगाया हुआ है चाइना की ऑयल कंपनीज पर, उनका स्टेक है, तो चाइना में भी हमला कीजिए ना। अभी उनकी जमीन इस्तेमाल हो रही है हमले के लिए, जब कुवैत की जमीन इस्तेमाल हो रही है और कुवैत में जहां अमेरिका का पैसा लगा उसको मारा जाएगा। पाकिस्तान में भी आर्मी बेस है, ईरान को क्यों नहीं दिखता है? हाँ, अगर वहां से हमला होगा तो यकीन कीजिए कि ईरान मारेगा। ईरान को दिखता नहीं है क्या कि मुनीर कैसे जाके वहां पर बूट पॉलिश करता है और शहबाज शरीफ कैसे बूट पॉलिश करते हैं जाके? दुनिया की जिस जमीन से भी ईरान ने क्लियर किया, जिस जमीन से भी हमला होगा ईरान वहां पर हमला करेगा, ये ईरान कह रहा है। और एकदम लॉजिकल यही है, जब उनकी रविंदर सचदेवा जी, इसके लॉजिक में दम दिख रहा है आपको? आप दोनों को सुन रहे, प्रमित जी भी उतना ही पैशनेटली बोल रहे हैं और मोहम्मद हुसैन सूरतवाला जी भी। बहुत कुछ चल रहा है अंजना जी, बहुत सारे टॉपिक्स हुए हैं, मैं बुलेट बाय बुलेट कोशिश करूंगा, ये वो कहां से शुरू करूं। ओके, इस समय जो हम कह रहे हैं कि सीज फायर अगर होता है, होने को यस, ईरान सरेंडर टाइप करेगा, कहेगा मैं न्यूक्लियर गिव अप करता हूं, जो भी है मानो, और हॉर्मुज खोला, उसके एक्सचेंज में याद रखिए ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगी हुई है, वो कहेगा ठीक है रेपरेशन से मेरी सैंक्शंस हटाओ, कुछ गिव एंड टेक के लिए करना पड़ेगा। बट किसी भी तरह का ऐसा जो सीज फायर होगा वो इजराइल को और गल्फ को एक्सेप्टेबल नहीं होगा। नेतन्याहू को पता है कि कह रहे हैं कि लड़ते रहो। नहीं बिल्कुल अंजना जी, रीजन है नेतन्याहू और इजराइल को पता है कि आज के बाद, इस दौर के बाद कभी मौका नहीं आएगा। नहीं, एक मिनट, इजराइल को कभी नहीं आएगा मौका इस तरह से अपॉर्चुनिटी का, क्योंकि अमेरिका के अंदर भी पब्लिक ओपिनियन इजराइल के खिलाफ जा रहा है, जाता जा रहा है। ऑल्सो इन यूरोप, तो आज से 1 साल बाद दोबारा ऐसी जंग होगी, इजराइल को ऐसा पूरा सपोर्ट नहीं मिलेगा। सो नेतन्याहू वांट्स टू फिनिश इट, वन। सेकेंडली, गल्फ कंट्रीज, अब गल्फ कंट्रीज को भी ये हो गया, अगर ये वॉर पूरा ईरान को डेसिमेट नहीं करती तो गल्फ कंट्रीज को बहुत बड़ा खतरा है, आपकी सऊदी को, एमिरेट्स को, तो ये एनकरेज कर रहे हैं अमेरिका को। जो फुली डेसिमेट का मतलब क्या होता है रविंदर जी? फुली डेसिमेट का मतलब क्या है? मतलब ये है कि ये आप वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त की बॉम्बिंग से वो कर रहे हैं। ये जो क्लेर्जी का सिस्टम है, ये जो क्लेर्जी का सिस्टम है ईरान में, जो क्लेर्जी का सिस्टम है, जो इस्लामिक रेवोल्यूशन का सिस्टम है, ये सत्ता पूरी की पूरी हटे। उसका एक बहुत बड़ा और प्रॉब्लम है गल्फ कंट्रीज को। इस्लामिक रेवोल्यूशन कहता है कि कोई भी सरकार हो वो डायनेस्टिक नहीं होनी चाहिए, स्पिरिचुअल लीडर होना चाहिए और गवर्नमेंट होनी चाहिए। ये सारी की सारी गल्फ में मोनार्कीज है। इनको ईरान से खतरा इसलिए लगता है कि ये विचार अगर फैल गया गल्फ में तो ये सारे के सारे रेवोल्यूशन में आ जाएंगे। इसीलिए ये गल्फ कंट्रीज का एक बहुत बड़ा मुश्किल हो गया। इनको भी अब हो गया कि ईरान को खत्म करो, इजराइल को भी हो गया खत्म करो। अब अमेरिका क्या करेगा ऐसे में? अमेरिका स्ट्रिंग अलोंग करेगा। अगर अमेरिका एक अधपकी सी डील बना देगा, ईरान सरवाइव कर गया, मतलब फिलहाल की सरकार के रूप में जो भी लीडर बदल जाए, बट क्लेर्जी का अगर रूल रहे, जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है ईरान का, दैट विल बी द मोस्ट डेंजरस थिंग फॉर इजराइल एंड ईरान। तो इसीलिए वो इसको पूरा, आप इसको समझ रहे हैं मोहम्मद हुसैन सूरतवाला जी? आज दिक्कत यह है कि ईरान खुद दिक्कत है। आप समझ रहे हैं?
जब आप हूती, हिजबुल्ला, हमास के जरिए एक एजेंडा चलाने की, एक पूरे इलाके को अस्थिर करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद से आप संदेह के घेरे में आते हैं। आ रही हूं प्रमित जी, आ रही हूं, एक छोटा सा उनसे रिस्पॉन्स है कि आप ही को जवाब देना है इसका। उसके बाद से आप अपनी स्थिति ऐसी बनाते हैं आज कि आप देखिए, मतलब आपने पूरे विश्व में स्थिरता, आप सोचिए खाड़ी देश कहां से कहां पहुंचे हुए हैं। क्यों आपको ये इसी में आतंक वाली पूरी जाल में बिछाते रहना है, बारूदी जाल, जो कि अब आपके देश को तबाह कर रही है। जी मैडम, ये जो आपने कहा कि ईरान हिजबुल्ला या हमास को बनाता है, नहीं, हमास बना है फिलिस्तीन की जमीन की आजादी के लिए, जिस पर 1948 के बाद से इसराइल का कब्जा है। हमास एक इंटरनल और फिलिस्तीन की अपनी आवाज है और फिलिस्तीन का अपना मूवमेंट है। हमास का जो शुरू का एज है, वो एज भी इसी बात को बताता है कि वहां का इंटरनल मूवमेंट है। नेक्स्ट, हिजबुल्ला, ये लुबनान की जमीन के ऊपर जो इसराइल का नाजायज कब्जा हो गया था, उसकी आजादी के लिए बना हुआ है। तो ये जो हमास का या हिजबुल्ला का नाम लेकर ये कहा जाता है कि ईरान ने बनाया अपने एजेंडा के लिए, पैसा देते हैं या नहीं देते हैं उनको? मैं प्लीज, हाँ, ईरान ने ये खुलकर कहा है कि ईरान भी फिलिस्तीन की आजादी को सपोर्ट करता है और उसके लिए उनकी कॉन्स्टिट्यूशन में इवन लिखा हुआ है। तो जो भी फिलिस्तीन की हिमायत के लिए खड़ा होगा, जो भी इसराइल की मुखालिफत के लिए और फिलिस्तीन की हिमायत के लिए खड़ा होगा, ईरान के सुप्रीम लीडर एक बार से ज्यादा ये कह चुके हैं कि हम उसकी मदद करेंगे, चाहे वो दुनिया के किसी कोने में हो। तो ये एक दूसरा पॉइंट है कि हमास की या हिजबुल्ला की ईरान मदद नाक को दूसरी तरफ से आके पकड़ लेंगे, उससे सच्चाई नहीं बदलती है। आपने मेरी बात को साबित कर दिया, ना नुकुर से शुरुआत की, आपने खुद साबित कर दिया कि आतंक को फंड करता है ईरान। आपने वन लाइन में खुद ही समझा दिया है। अब इस पे बोल के कोई फायदा नहीं है। अब इस पे कितना भी आप बोलिएगा ना, सिर्फ इधर से उधर रायता फैलेगा। आपने बोल दिया खुद ही, आपने खुद ही बता दिया कि कैसे हमास, हिजबुल्ला, हूती को फंड करता है ईरान। अब ये 3 आतंकी संगठन को फंड करता है। लेकिन प्रमित जी, क्या है अगर कंप्लीट डेसिमेशन की बात हो रही है या किसी तरह से, क्योंकि ईरान झुकता हुआ तो दिख नहीं रहा है, ऐसे में किस हद तक अमेरिका जाने को तैयार होगा? नहीं मैडम, ईरान का जो प्रोपेगेंडा वॉर मीडिया के ऊपर है, टीवी के ऊपर है, दैट इज डिफरेंट। जो बैक चैनल डिस्कशंस हो रहे हैं, ईरान पूर्ण रूप से झुक रहा है और आप देखेंगे कि 2 हफ्ते में निश्चित रूप से वो घुटनों पर आकर अमेरिका की तर्ज पे या पूरी दुनिया की जो डिमांड्स हैं उसको मानेगा मैडम। और जैसा आपने कहा एग्जैक्टली मैडम, ये ईरान वाज सपोर्टिंग हमास एंड हिजबुल्ला की जो इजराइल और अमेरिका के जो अलाइज हैं उनको नुकसान पहुंचाने का इनका इतने सालों से जो प्रयास था। इसीलिए अमेरिका अब नाउ एक अपने पूरे अलाइज के साथ खड़ा हुआ है कि वी आर गोइंग टू एलिमिनेट ऑल दी मिलिट्री कैपेबिलिटीज, कि आज नहीं अगले 25 साल तक ईरान से आपको किसी प्रकार का खतरा न हो। और ईरान के माध्यम से वो, मैं फिर से कहना चाहता हूं, वो चाइना को भी संदेश दे रहा है कि जो चाइना के साथ जाएगा, जो देश और जो अमेरिका को कमजोर करने की कोशिश करेगा, उसका यही हर्ष होगा। और जैसे आपने शुरुआत में मुझे कहा कि मैं भारतीय हूं, तो मैडम एक पॉइंट में, जब आप शुरुआत में आपने मुझे कहा कि मैं भारतीय हूं, तो आपके चैनल के इतने पॉपुलर चैनल है आपका, उसके माध्यम से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अमेरिका एंड इंडिया आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, दे आर अ परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर टू शेप अप द वर्ल्ड ऑर्डर। अगर भारत चाइना के करीब न जाए, जो एक दूसरे के साथ जो कॉम्पीट करते हैं उस कॉम्पिटिशन में न जाए, और एक दूसरे जो कॉम्प्लीमेंट करते हैं, दोनों मिलकर अगर साथ काम करें तो पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को हम बहुत अच्छे। हम बहुत बारी पहले सुन चुके हैं कि हम कितने कॉम्प्लीमेंट्री हैं। ठीक है, वो हमसे फायदा उठा रहे हैं, हम उनसे फायदा उठाएंगे। अब आप हिंदुस्तानी बन के मत बात करिए, आप अमरीकी बन के बात करें। हम हिंदुस्तानियों को अपने फैसले खुद लेने दें, आप हमारे फैसले मत ले तो बेहतर होगा। दूसरी चीज अंजना, देखिए 3 चीजें हैं। एक तो ये बात कही कि क्या ईरान के पास अगर न्यूक्लियर बॉम्ब हो तो वो क्या मुनासिब होगा? नहीं होगा। लेकिन क्या अब जिस तरीके का अमेरिका व्यवहार कर रहा है, क्या वो मुनासिब है? वो नहीं ब्लैकमेल कर रहा सारी दुनिया को। दूसरी चीज, ईरान की बहुत सारी गलतियां हैं और जो सूरत वाला साहब है वो सारी गिनवा चुके हैं। वो अपने दिफा में वो बातें कर रहे थे, लेकिन वो एक अपनी इंडाइटमेंट की है। और ईरान चौधरी बन के बैठा हुआ था इस रीजन का, वो इन सारी जो गुटों को प्रोत्साहित कर रहा था, वहां से अपना वर्चस्व बनाने की कोशिश कर रहा था। पर काफी कत्लोगारत ईरान के जरिए हुई है इस रीजन में। ईरान चौधरी क्यों बना हुआ था? और जो ये एक्सपोर्ट ऑफ रेवोल्यूशन की बातें करते थे ईरानी, उसने सबको उनसे अलग कर दिया। अब जो रुविंदर सचदेव जी का बात कह रहे थे, बिल्कुल 100% मैं उनसे एग्री करता हूं कि जिस तरीके के हमले किए, और ईरान की तरफ से देखा जाए तो वो हमले ठीक थे,
क्योंकि वो अपने बचाव में कर रहे थे, वो इस रायते को एक्चुअली फैलाना चाह रहे थे।